सुनाते हैं आज की कहानी। पुराने जमाने में सूरतगढ़ में हरिया नाम का एक किसान था, जिसके पास बहुत थोड़ी सी जमीन थी, जिसकी फसल से उसके परिवार की गुजर बसर नहीं होती थी। इसलिए घर चलाने के लिए वह अक्सर चोरियां भी किया करता था। वह एक शातिर चोर था, लेकिन उसने अपने नगर में कभी किसी के घर चोरी नहीं की। वह हमेशा पड़ोसी नगरों और पड़ोसी राज्यों में ही चोरी के लिए जाता था और महीने में केवल एक ही बार अमावस के दिन चोरी करता था। जब भी वह चोरी करने के लिए घर से निकलता तो चमड़े की एक छोटी और एक बड़ी मश्क में पीने का पानी और 4 पराठे साथ लेकर निकलता था, जिससे चोरी करने की अवधि यदि लंबी हो जाए तो कहीं उसको अगर खाने को न मिले तो भूखे मरने की नौबत न आए। छोटी मशक और पराठे वह हमेशा अपने साथ रखता था, जबकि बड़ी मशक अपने घोड़े दिलदार की पीठ से मजबूती से हमेशा बांधे रखता था। छोटी मशक में भी इतना पानी होता था कि थोड़ा थोड़ा करके अगर पिया जाए तो एक दिन का गुजारा किया जा सकता था। एक बार अमावस के दिन वह शाम को ही अपने घोड़े दिलदार पर सवार होकर किसी दूर के गांव या शहर में चोरी के ख्याल से निकला। रात होने तक वह एक सीतापुर नामक गांव में पहुंच गया। गांव में चारों तरफ सन्नाटा था। हरिया ने अपने घोड़े को एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। उसका घोड़ा पालतू और वफादार था, और जब हरिया होठ सिकोड़कर अपने विशेष तरीके से सीटी बजाता, घोड़ा कहीं भी हो पलक झपकते ही हरिया के निकट आ जाता था। हरिया को लगा कि आज उसे चोरी करने में कोई परेशानी नहीं होगी और मोटा माल भी हाथ लगेगा। बहुत देखभाल करके उसने एक घर को छांटा, जहां से उसे काफी कीमती सामान मिलने की आशा थी। उसने चारों ओर से घर का निरीक्षण किया, फिर एक स्थान से दीवार लांघकर घर में घुसने का इरादा किया। लेकिन एक बार फिर वह हर तरफ का निरीक्षण करने के उद्देश्य से घर के सामने आया ही था कि तभी उसे लगा कि कोई आवाज दे रहा है, बेटा बेटा। तभी वातावरण में तेज हवाएं चलने से हरिया को लगा कि उस मकान का मुख्य द्वार हिला है। वह आगे बढ़ा और उसने द्वार पर हाथ रखा तो द्वार के कपाट अंदर खुलते चले गए। घर का मुख्य दरवाजा तो अंदर से बंद था ही नहीं। हरिया धीमे कदमों से घर के अंदर प्रवेश कर गया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन हरिया एक मंझा हुआ चोर था। उसकी आंखें अंधेरे में भी देखने की पक्की अभ्यस्त थी। उसने उस कमरे की अच्छी तरह देखभाल की। वहां कोई न था, कमरा बिल्कुल खाली था। एक द्वार कमरे की दाहिनी दीवार में दिखाई पड़ रहा था। उसकी अंदरूनी अवस्था बता रही थी कि वह उस घर की रसोई की जगह है, लेकिन रसोई बिल्कुल खाली थी, उसमें कुछ भी न था। 2 द्वार कमरे के बाईं दीवार में थे, जो शायद शौच और स्नान घर के थे। उस कमरे के अंतिम छोर पर दाएं बाएं 2 अन्य अंदरूनी कमरों के द्वार दिख रहे थे। हरिया ने पहले एक कमरे में झांका, वह भी बिल्कुल खाली था, लेकिन दूसरे कमरे से बहुत ही धीमी धीमी आवाज आ रही थी, बेटा बेटा। हरिया आवाज वाले कमरे की ओर बढ़ा। सामान तो उस कमरे में भी नाम मात्र था, लेकिन कमरे के आखिरी कोने में एक पलंग बिछा हुआ था, जिस पर कोई कृशकाय बूढ़ा लेटा हुआ बेटा बेटा पुकार रहा था। हरिया उस बूढ़े के पास पहुंचा। किसी के आने की हाहट सुनकर बूढ़ा बोल उठा, अरे तू आ गया बेटा, कहाँ चला गया था? बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दे और फिर कुछ खाने को भी दे दे, मुझे बहुत भूख लग रही है। हरिया ने आसपास देखा, कहीं भी कोई गिलास या लोटा दिखाई नहीं दिया। उसने लेटे हुए बूढ़े को सहारा देकर उठाया और बैठाया। अपनी पीठ से फिर छोटी मशक उतारकर उसके ऊपरी और छोटे सिरे पर लगे चमड़े के ही ढक्कन को हटाकर मशक का गोल छेद बूढ़े के मुंह में लगा दिया। बूढ़ा न जाने कब से प्यासा था, वह गट गट पानी पीता चला गया। कुछ क्षण पश्चात जब उसने मशक से मुंह हटा लिया तो हरिया ने अपनी कमर में बंधी पराठों की पोटली खोलकर उसमें से एक पराठा बूढ़े को थमा दिया। बूढ़े ने पूछा, सब्जी नहीं है क्या बेटा? हरिया बोला, नहीं, नमक और अजवाइन के पराठे हैं। उसकी आवाज सुनते ही बूढ़ा पराठा मुंह तक ले जाते जाते रुक गया। उसने पूछा, कौन हो तुम मेरे बेटे तो नहीं हो? हरिया ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। बूढ़े ने दोबारा पूछा, तो तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो? हरिया ने कहा, मैं एक चोर हूँ और आपके घर में चोरी करने के लिए आया था, लेकिन घर तो शायद पूरी तरह खाली है। ये बात सुनकर बूढ़े को बहुत आश्चर्य हुआ और वह चिल्लाता हुआ बोला, क्या कहते हो, घर खाली है? तो क्या सब लोग प्लेग के डर से घर खाली करके दूसरे गांव भाग गए, मुझे अकेला छोड़ गए मरने के लिए? लेकिन मुझे तो केवल साधारण बुखार हुआ था।
हरिया ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन घर में कोई नहीं है। ये सुनकर बूढ़ा रोने लगा। हे भगवान, मेरा बेटा, बहू, पोता पोती सब मुझे मरने के लिए छोड़कर भाग गई। तब हरिया ने कहा, माफ करना काका, मैं यहाँ चोरी करने आया था, लेकिन अब जबकि मुझे मालूम है कि मुझे आपके घर से कुछ नहीं मिलेगा, मेरा इस घर में रुकना व्यर्थ है। यदि आपको कोई कष्ट है तो आप मुझे बताएं, मेरे लिए संभव हुआ तो मैं आपकी मदद अवश्य करूंगा, अन्यथा हाथ जोड़कर विदा चाहूंगा। जब वह हरिया वहां से जाने लगा तो उस बूढ़े ने कहा, नहीं, जाओ मत, रुको, ठहरो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। हरिया हाथ छुड़ाने का प्रयास करते हुए बोला, कैसी बातें करते हो काका, मैं एक चोर हूँ और चोरी करने जा रहा हूँ, और आपको साथ ले चलूंगा तो चोरी क्या खाक करूंगा। बूढ़े ने कहा, मुझे अपने साथ ले चलोगे तो तुम्हें जीवन में कभी भी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अजीब बात है, आपको साथ ले चलूंगा तो मेरे सिर पर आपको रखने और खिलाने पिलाने का भी बोझ बढ़ जाएगा, और आप कह रहे हैं कि मुझे जीवन में कभी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा कि आपके बेटा, बहू, पोता पोती इस घर में अकेला छोड़कर कहाँ भाग गए। कितना खूबसूरत घर है आपका, भला ऐसा घर छोड़कर भी कोई पलायन करता है। बूढ़े ने कहा, तुम निडर होकर मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। इस गांव में प्लेग की महामारी फैली है, जो चूहों के अचानक बड़ी संख्या में मरने से फैलती है और इंसानों को भी अपनी लपेट में ले लेती है। इस बीमारी में गांव के गांव उजड़ जाते हैं और गांव के लोग जान बचाने के लिए गांव छोड़ दूसरे गांवों में चले जाते हैं। मेरा घर वीरान है, इसका मतलब है पूरा गांव वीरान होगा और तुम्हें इस गांव के किसी भी घर में कुछ भी नहीं मिलेगा। संयोगवश मुझे इन्हीं दिनों लू लगने से साधारण बुखार हो गया था। मैंने दुनिया देखी है बेटा, इसलिए जानता हूँ मुझे प्लेग की महामारी ने नहीं जकड़ा है, बल्कि मैं साधारण बुखार का शिकार था। मैंने अपने बेटे और बहू, पोता पोती सभी को यह समझाया था, लेकिन वे लोग बुखार के कारण अर्ध बेहोशी अथवा नींद की अवस्था में ही मुझे अकेला छोड़कर भाग गए। ऐसे संवेदनहीन परिवार के साथ रहकर अब मैं अपना बुढ़ापा नहीं काटना चाहता। बेशक तुम एक चोर हो, लेकिन तुम्हारे सीने में एक बहुत खूबसूरत दरिया दिल तो है। तुम घर खाली देखकर भागे नहीं, बल्कि मेरी पुकार सुनकर रुक गए और अपने हिस्से का खाना पानी भी मुझे दिया। अब मैं बाकी बचा हुआ जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। बूढ़े का आखिरी वाक्य सुन हरिया ने हाथ जोड़ दिए और बोला, मुझे माफ करो काका, मैं सूरतगढ़ का एक बहुत ही शरीफ व्यक्ति हूँ। महीने में एक ही बार चोरी के लिए निकलता हूँ। सूरतगढ़ में लोग मुझे मेहनती मजदूरी करने वाले किसान के रूप में जानते हैं, लेकिन मेरे पास इतनी कम जमीन है कि उसमें उपजी फसल से घर का गुजारा संभव नहीं होता, इसलिए एक आधी चोरी कर लेता हूँ। तुम्हें साथ भी ले जाऊं तो तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकूंगा। बूढ़े ने कहा, मेरा खर्चा उठाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, बल्कि मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हें फिर कभी चोरी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हरिया बूढ़े की बातों से कुछ खिन्न सा होकर बोला, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई काका। आपका घर खाली नजर आ रहा है, यहाँ रुपया धेला जेवर कुछ भी नहीं है, आप मुझे कहाँ से क्या कुछ देंगे। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, क्या बेटा तुमने कभी कोबरा चोर का नाम सुना है। हरिया याद करते हुए बोला, कोबरा चोर एक ऐसे चोर की 25-30 साल पहले बड़ी धूम थी। सुना था वह जहां भी चोरी के लिए जाता अपने साथ एक कोबरा नाग को लेकर जाता था। बूढ़े ने कहा, हाँ, वह नाग मेरा पालतू नाग था, जिससे डरकर लोग घर से तितर बितर हो जाते थे और मैं आराम से चोरियां कर लेता था। कोबरा नाग से डरकर भागे लोग कभी मेरा चेहरा भी नहीं देख पाए, इसलिए मैं कभी पकड़ा भी नहीं गया। हरिया ने अविश्वास से बूढ़े को देखा और कहा, क्या आप सच में एक चोर थे। बूढ़े ने कहा, हाँ, मेरा असली नाम भोलाराम है और मैं अपने गांव में बहुत ही भोला भाला आदमी समझा जाता हूँ, लेकिन जवानी में मैंने बेशुमार चोरियां की और बेपनाह दौलत इकट्ठी की। लेकिन मेरी एक आदत थी, जब भी मैं चोरी करता था, चोरी का आधा माल अपने एक गुप्त अड्डे पर छिपा देता था और केवल आधा ही माल घर पर लाता था। दरअसल ऐसा मैं इसलिए करता था कि कभी मेरा बेटा मेरे प्रति अपनी जिम्मेवारी भूल जाए तो मुझे धन दौलत और रोटी पानी का मोहताज न होना पड़े। और आज वो दिन आ ही गया है। मैं अपना सारा धन तुम्हारे हवाले कर दूंगा
उससे तुम सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदकर ढेरों नौकर चाकर रखकर खेती कर सकोगे। फिर तुम्हें कभी भी चोरी करने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। हरिया ने अपने बचपन में कोबरा चोर की बहुत सी कहानियां सुनी थी, इसलिए वह भोलाराम पर अविश्वास भी नहीं कर सका। भोलाराम हरिया को सीतापुर के नजदीकी जंगल की एक गुफा में ले गया, जहां उसने जमीन में बहुत सारा धन गाड़ रखा था। भोलाराम ने हरिया के साथ खुदाई करके वह सारा धन निकाल दिया और फिर वह धन भोलाराम ने हरिया के हवाले कर दिया। धन इतना ज्यादा था कि बहुत जल्दी ही हरिया ने सैकड़ों एकड़ जमीन खरीद ली और उस पर खेती करके आराम से दिन व्यतीत करने लगा। भोलाराम को हरिया के बच्चे दादाजी का सम्मान देने लगे और अच्छा खाना पीना देने की वजह से बूढ़े भोलाराम की सेहत भी अच्छी हो गई। वह हरिया के पालतू घोड़े पर दिलदार पर दिन भर बैठकर सैर करता रहता था और रात को हरिया के बच्चों को कहानियां सुनाया करता था।